हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कल दिनांक 14 मार्च 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। तो इससे हम सिलसिलेवार इसका अध्ययन करेंगे और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि किस प्रकार का सिलेबस है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, और हिंदी को हम ज़्यादा महत्व देंगे कि हिंदी में क्या चेंजिंग किया गया है, किस तरीके से बदलाव किया गया है। तो देखते हैं जो पद निकले हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में यह पद निकले हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 मार्च 2024 को है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है 22 मार्च से है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 12 अप्रैल को है। साथ ही संशोधन की जो तिथि होगी वह 16 से 18 अप्रैल तक होगी। और लिखित परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जो है अनुमानित है, फिक्स नहीं की गई है, जुलाई में होगी। तो कम से कम आपके पास जो है 100 दिन से ऊपर का समय है अपनी तैयारी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी एक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कि कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि सिलेबस जो बदलाव हुआ किया गया है और सिलेबस सब्जेक्ट ही बदलाव नहीं किया गया है, उसमें अगर देखेंगे आप पेडागोजी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, तो उसको भी जो है लगभग 50% सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, बदलाव हो गया है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह बदलाव सभी के लिए होगा। तो आप भी 3 महीने से ऊपर का समय भी आपके पास मौजूद है। आप अगर बेहतर अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे इसमें। बाकी विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कब से कब इसमें जो है आप अप्लाई कर सके, आवेदन कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट पर हम आएंगे। बाकी आपने देख ही दिया होगा कि किस मंडल में और में किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। जैसे कुमाऊं गढ़वाल मंडल में हिंदी में 93 हैं, अंग्रेजी में 81 हैं, संस्कृत में 7 पद हैं, गणित में 60 पद हैं, विज्ञान में 112 पद हैं, सामान्य में 93 पद हैं, व्यायाम में 57 पद हैं, गृह विज्ञान में 1 पद है, वाणिज्य में 10 पद हैं, कला में 102 पद हैं। तो इसी प्रकार से क्षैतिज आरक्षण 10% जो, और फिर सामान्य में जो महिला वर्ग का है, महिला वर्ग में भी। फिर हम देखते हैं और इसमें सीधा चलते हैं, हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि कौतूहल का विषय यही बना हुआ है। 30% भी अगर सिलेबस बदलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 50% जो सिलेबस बदल गया तो अंतर धरती आसमान का निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। ये भर्ती के बारे में आपको जैसे कि मालूम होगा कि क्या योग्यता आप जानते ही वही रखा गया है जो 18-21 में रखा गया था। अगर हिंदी की बात करूं तो उसमें जो है आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो स्नातक स्तर पर एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना ही होना चाहिए तीनों वर्षों में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टैट हाट के बारे में आपको मालूम ही है। तो हम सीधा चलते हैं इसमें। सिलेबस योग्यता आपको मालूम है कि 42 साल रखी गई है। बाकी जो आरक्षण है उसमें 5 साल की छूट दी गई है, तो इस हिसाब से आप चल सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम जाएंगे सिलेबस पे जाएंगे कि सिलेबस हम अपना हिंदी का सिलेबस देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी के सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं। ये आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में एक आपका शिक्षण अभिरुचि से है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम पहले हम उत्तराखंड एलटी हिंदी का सिलेबस हम देखेंगे मित्रों, और पूर्व में क्या सिलेबस था और इसमें वर्तमान में क्या सिलेबस है। तो हम तथ्यवार इसमें देखेंगे, पूरा वीडियो देखना जिससे आपको अंदाजा लग सके, और तथ्यों और फैक्ट पर हम चलेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो हिंदी में देखो, खंड अ की बात करें तो वर्णमाला, आपको पहले भी वर्णमाला था जैसे आप जानते होंगे। स्वर व्यंजन, आयोग वाहक व्यंजन हो गए, वर्ण। अब देखो क ख ग में इसमें दिया गया है वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य दिए गए हैं। उसके बाद जो है वर्तनी दी गई है, इसमें मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण दिया गया है। उसके बाद ये यूनिट पहले में ही था, हिंदी शब्द रचना, ठीक है। तो संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय पहले भी आते थे, लेकिन थोड़ा यूनिट को बड़ा कर दिया गया है। पहले हमारे पास जो थे, आपको जानते होंगे कि व्याकरण से हमारे पास मात्र 4 यूनिट थे। एक वर्णमाला, दूसरा शब्द रचना और देवनागरी लिपि, और चौथा था वाक्य भेद। हमारे पास मात्र 4 यूनिट थे, और दूसरा एक काव्यांग था जिसमें छंद, रस और अलंकार था, ठीक है। तो यानी 5 यूनिट पहले भी हमारे पास मौजूद था, व्याकरण से संबंधित थी, ठीक है।
अगर हम शब्द भेद की बात करें इसमें, तो रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद इतिहास की दृष्टि से करें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज संकर शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से बात करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयुक्त, ये हैं। तो इस बार जो दिया गया है बहुत एक कुछ तो दिक्कत है, लेकिन आप देखो कि संपूर्ण सिलेबस में जो है उसके अंतर्गत यूनिट के साथ जो टॉपिक लगे हैं अंदर वो भी दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, उसी से ही क्वेश्चन बनेगा। इस महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद वाक्य भेद की बात हम देखें तो रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, वाक्य शुद्धियों को आपको देखना है, मुहावरे, लोकोक्तियों को आपको देखना है। उसके बाद इसमें विराम चिन्ह जो है पिछली बार तो 2 साल में आया नहीं था, बशर्ते ये व्याकरण का एक हिस्सा, लेकिन विराम चिन्ह भी इसमें दिया गया जिसको आपको ध्यान में रखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, ठीक है। एक तो देवनागरी लिपि पहले से ही मौजूद है, जैसे आप जानते हैं हिंदी का भाषा उद्भव और विकास, और दूसरा देवनागरी का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक मानकीकरण। लेकिन इसमें जो दिया गया है एक बोली, ठीक है। पहले हमारे सिलेबस में आपने देखा होगा, और ना ही 18, ना ही 21 में बोलियों से या भाषाओं से क्वेश्चन बने थे, लेकिन इस बार जो है बोली भाषा से भी इसको डाला गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा विराम चिन्ह को आप थोड़ा देखेंगे तो जो नया है उसको आप, जो कठिन स्तर आपको लगता है उसको पहले करने की कोशिश आप करना। बाकी कहीं लाइब्रेरी में जाओ, आप कोचिंग सेंटर में जाओ, कहीं यूट्यूब चैनल से जाओ, या ग्रुप दिन भर खेलते रहो, उससे महत्व नहीं है। अब जो सिलेबस मौजूदा है इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप कहीं से भी आते हो, आप चाहे कोचिंग से आते हो, लाइब्रेरी से आते हो, आपको घर में बैठ के भी 2-4 घंटा चिंतन करना पड़ेगा। और इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, यूनिट पर आपको नज़र दौड़ानी पड़ेगी, जिससे आपका चिंतन हो सके और आप बेहतर से बेहतर कर सके, कम समय में आप बेहतर से बेहतर कर सके। इस महत्वपूर्ण बात को आपको याद रखना होगा। दूसरा जो इसमें प्रयोजनमूलक हिंदी एक डाला गया है, ठीक है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी जो है आपने देखा है किसमें, केबीएस में आपने देखा होगा, अभी आपने ईएमआरएस में देखा होगा, यानी एकलव्य विद्यालय में आपने देखा होगा, या नवोदय में आपने देखा होगा, एनबीएस में देखा होगा, ठीक है। तो आपको देखो कार्यालयी हिंदी का स्वरूप और पत्राचार, ठीक है। पत्राचार के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, जो है ईएमआरएस में बना था। एक देखो देखने की आवश्यकता, आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हो निश्चित तौर पर। इन फैक्ट को मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ा होगा, बस ये है कि अपने जेहन में डालने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमने पूर्व में कैसा पढ़ा था, अब क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे पत्र का सरकारी पत्रों के प्रकार के बारे में, कार्यालय ज्ञापन हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, ज्ञापन हो गया, अधिसूचना हो गया, परिपत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, अनुस्मरण हो गया, तार लेखन हो गया, शासनादेश हो, ये सारे कहाँ पर हैं आपने ध्यान से सुन लेना। केबीएस सिलेबस में लगा हुआ, ईएमआर सिलेबस में लगा हुआ है। देखो यह हो सकता है कि आपके कोई बुक में भी लगा होगा, लेकिन सबसे दिक्कत क्या आती है जब नया सिलेबस होता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना कि क्वेश्चन का आधार हमें मालूम नहीं होता है, तब जो है कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। तो इसके लिए साधन यही है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के जो क्वेश्चन बने हैं या पत्राचार से जो क्वेश्चन बने हैं आप केबीएस से देखिएगा, और साथ साथ में आप ईएमआर से भी देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से मॉडल या किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन का आधार को पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर आपने अपनी पढ़ाई में आपको निश्चित तौर पर बल मिलेगा, और आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसमें सुधार करेंगे और आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, ठीक है। बाकी सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं कि सिलेबस है, बहुत से सर्च कर दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है। कार्यालय पत्र के बारे में मैंने अभी इसके बारे में बात की थी, जो पत्र हैं, पत्र का माध्यम क्या है उसके बारे में। इसमें एक आता है कि एक जो है मीडिया से संबंधित आता है। देखो प्रयोजन मूलक के बारे में इतना कुछ नहीं है, एक जो है सिलेबस का आधार, देखो 7 यूनिट जो है आपके आव में लगे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए आपको सीमित सोचने की ज़रूरत है, उतना पढ़ने की ज़रूरत, उतना ही पढ़ना जितना आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपको सारे यूनिट को लेकर चलना पड़ेगा जिस हिसाब से पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो हम केवल तथ्यों पर, फैक्ट पर बात करेंगे, और मैंने बता दिया है ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, ठीक है। केबीएस में है, ईएमआरएस में है, नवोदय विद्यालय में आप इन पेपर को दे चुके हो,
ठीक है, बस यह समझने की आवश्यकता है और आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपका जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना मन अपना दिल को छोटे करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। जब हम जो है भड़काव हमारे सिलेबस में हमारे मन में आ जाता है तब सिलेबस को पकड़ना और अध्ययन करना बहुत कठिन स्तर हो जाता है। मैं पूर्व में भी इसमें चर्चा कर चुका हूँ। आप संयम बरतने की कोशिश करना, 2 पॉइंट कभी मत भूलना। एक तो संयम बरतने की कोशिश कीजिएगा और दूसरा आप जो है अपने पर कंट्रोल रखने की शक्ति को, दोनों शक्तियों का आप मिश्रण कीजिएगा तो आप ना आते हुए भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना यह है। अधिक तो हम मैदान कुरुक्षेत्र इसलिए छोड़ देते हैं कि जो हमारे समझ में नहीं आता है, जब आपके समझ में नहीं आता तो आप थोड़ा एकांत में चिंतन कीजिएगा, खुद ब खुद आपका बेहतर ही होगा। तो इस विषय पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। कार्यालय हिंदी के बारे में मैं बता चुका हूँ और पत्रकारिता के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन पत्रकारिता से बनते ही बनते हैं। ठीक है, बाकी जो सिलेबस में महत्वपूर्ण जो नया है उस पर हमारे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि बाकी तो आप भी जानते हैं कि कैसा सिलेबस का स्तर होगा। जैसे पत्रकारिता का माध्यम है तो पत्रकारिता का 3 माध्यम है, एक पूर्णकालीन है, एक अंशकालीन, एक स्वतंत्र है। जैसे आपने KBS में देखो, KBS में पूछा गया था। उसके बाद इसमें जैसे खोजी पत्रकारिता, वाच डॉग पत्रकारिता, ये पत्रकारिता के वो हैं। पीत पत्र, पेज, खेल, महिला, आर्थिक, ग्रामीण, इस प्रकार से। तो मैंने मेन बातों पर फोकस डाल दिया है, बाकी आपकी स्मरण शक्ति जैसे आप देखेंगे खुद ही जगेगी। फिर हम आते हैं यूनिट, अब आते हैं बौ या साहित्य में आते हैं। तो साहित्य में क्या क्या है, तो देखो काल विभाजन पहले भी था आपके पास, बस आदिकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया था जो पहले आपके सिलेबस में था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां, देखो वो इसको तो आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इनकी प्रवृत्तियों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने EMR सिलेबस में देखा होगा, स्पष्ट लिखा है कि प्रवृत्तियां, ठीक है। उसके बाद खा में क्या दिया गया है, साहित्य की विधाएं, सामान्य परिचय, ठीक है। पत्र साहित्य के बारे में पद्य साहित्य के बारे में लिखा गया, प्रबंध काव्य, खंड काव्य आप तो जानते हैं, मुक्तक काव्य, ठीक है। उसके बाद गद्य साहित्य के बारे में, ये आपके मीन जैसे कहानी है, नाटक क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। नाटक कितने हैं, नाटककार कौन है, वो तो आगे आपको सिलेबस में अंदर से पूछा जाएगा। तो गद्य साहित्य में उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, एकांकी, निबंध हो गया, संस्मरण हो गया, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी और फीचर हो गया। ये फीचर आपका किस में, ये फीचर भी उसमें है, ठीक है। फीचर कैसा होता है, जैसे सुव्यवस्थित होता है, ठीक है। फीचर क्या होता है तो सब समझना चाहिए कि फीचर है क्या। देखो फीचर के 3 प्रकार हैं, एक सुव्यवस्थित है, एक सृजनात्मक है, आत्मनिष्ठ है। फीचर का उद्देश्य क्या होता है, सूचना देना, मनोरंजन और शिक्षित करना, ठीक है। ये सारे KBS नवोदय में है मित्रों। मैं पहले भी जब पढ़ाता था हिंदी में तो मैंने आपको हमेशा यही बात रखता था कि यह जो आपका सिलेबस में टच LT में लगा हुआ है, नेट में लगा हुआ है, GRM में लगा हुआ है, आप 5 यूनिट टटोल का देख लेना है। देखेंगे तो नेट GRF के जो फर्स्ट पेपर के 2 से 3 यूनिट सारे के सारे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं वर्तमान में। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। काव्यांग जो है ये व्याकरण के अंतर्गत भी आता है और स्वतंत्र रूप से ये संस्कृत के अंतर्गत भी आता है, लेकिन इसके यहाँ ये काव्य में दिया गया है। तो रस की बात करें, आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव ये पहले भी आता था। रस की बात करें तो श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, जो जितने भी रस हैं, विवश, शांत और भक्ति और वात्सल्य, इनको आपको पढ़ना है जैसे पूर्व में पढ़ते थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ कष्ट होने के बाद भी, कुछ गलत होने के बाद भी, कुछ नकारात्मक होने के बाद भी कुछ सकारात्मक अंश हमेशा किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी तथ्य पर रहता है। वही बात इस सिलेबस में है कि सारे आपको दिए गए हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस में इस महत्वपूर्ण तथ्यों को उकेरा गया है, रखा गया है, ठीक है। छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, रोल्हा, सरोठा, सवैया, बरवे। आगे वर्णित छंद की बात करें तो वसंत, तिलिका, फिर उपेंद्र, वज्रा, शिकरणी, मालिनी, इसमें दिया गया है। उसके बाद हम अलंकार की बात करें तो अलंकार में अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, यमक, श्लेष,
उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, विबाहुना, समासोक्ति, अनयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान शब्द शक्ति दिया गया था। पिछली बार शायद में शब्द शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया था। अभिधा, व्यंजना और अभिधा, लक्षण और व्यंजना, यह शब्द शक्ति 2015 के सिलेबस में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन 14 और 21 में 18-21 में आपने नहीं देखे होंगे, तो इस पर भी आप फोकस कर लेना। बाकी सिलेबस वही है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है हम उन पर चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित। आगे हम देखते हैं हिंदी काव्य में आदिकाल को, देखते हैं भक्ति काल को। देखो पिछली बार आदिकाल में कोई नाम उल्लेख, आदिकाल का नाम उल्लेख किया ही नहीं गया तो रचनाएं कहाँ से आएगी। इस बार जो है आदिकाल का उल्लेख किया गया है। जो तथ्य हैं मित्रों, उन तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। आप सारे समझदार हैं, लेकिन मैं उन्हीं को, उसी प्रत्यक्ष और प्रमाणित तथ्यों पर चलूँगा जो यहाँ पर दिया गया है। तो आदिकाल का पिछली बार उल्लेख नहीं किया गया था। आप सिलेबस को टटोल कर देख लीजिएगा। अमीर खुसरो और चंद्रवरदाई, इसमें एक छूट गया विद्यापति। विद्यापति से एक बार क्वेश्चन बना था, लेकिन सिलेबस में नहीं दिया गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। पिछली बार एक क्वेश्चन विद्यापति से बना था। बाकी कबीरदास, जयसी, सूर, तुलसी और मीरा, ये सारे किस्में भक्ति काल में है। बस थोड़ा सा आप पृथ्वीराज रासो के बारे में, उसका तो क्वेश्चन बनता ही है। प्रथम रचना जैसे माना गया, किसने माना, और उसके उनके बारे में जो उसको संकलित करने का आधार जो रामचंद्र शुक्ल का है, तो उस चीज़ को पढ़ लें। अमीर खुसरो की पहलियाँ मुकरियाँ उनकी रचना आती हैं, उनकी पंक्तियाँ भी कभी पूछी जाती है। तो ये चीज़ें विशेष रूप से हमारा फोकस उन पर रहेगा जो नईज हैं, ठीक है। बाकी रीतिकाल आप पढ़ते थे, लेकिन रीतिकाल को आपको सीमित पढ़ना है। केशव बिहारी भूषण घनानंद को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो रीतिमुक्त से घनानंद है, ठीक है। फिर रीति सिद्ध, रीति रद्द, रीतिबद्ध, इनसे क्या है जो है केशव बिहारी और भूषण है। कविता 2 में क्या दिया गया है, पिछली बार कविता 1 और 2 का नाम दिया गया था, उनके अंतर्गत जो है कवियों का नाम परिचय नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार बेहतर यह किया गया है कि आपको उन पर ही फोकस करना है जिन कवियों को जो है सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट कर लेना। भारतेंद्र हरिओत, मैथिली शरण गुप्त हो गए, श्रीधर पाठक, चंद्र कुंवर वर्तवाल हो गए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी। ये छायावाद के चतुर्थ तो आते ही हैं, ठीक है, ये चारों कवि। इसके साथ आपको देखना है कि इनका संबंध, जैसे चंद्र कुंवर वर्तवाल जो है उत्तराखंड से है, तो उनको भी आपको फोकस करना है। छायावाद उत्तर की बात करें तो छायावाद उत्तर में क्या क्या दिया गया है, तो हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। देखो ये आगे छायावाद भी आ गया, फिर प्रगतिवाद भी इसी में डाल दिया गया है, और जो है प्रयोगवाद भी नहीं कभी भी इसी में डाल दिया गया, तो कन्फ्यूजन नहीं, यानी छायावाद उत्तर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, ठीक है, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेंद्र डंगवाल, इनका भी उल्लेख किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और केदारनाथ अग्रवाल। कुल मिला के 4-5 जो यूनिट है उसमें एक में उकेर कर इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का कवियों का नाम दिया है, उनको लेकर आपने चलना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं हिंदी गद्य की बात करें, कथा साहित्य की बात करें, ठीक है। अब कथा साहित्य में देखो 2 बातें आ जाती है कथा साहित्य में, ठीक है। एक तो आ जाता है उपन्यास, दूसरा आ जाता है कहानी, आ जाता है नाटक, अलग दिया गया है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ठीक है, कथा साहित्य में। और दोनों कहानी और उपन्यास का कथा सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। नाटक अलग है, ठीक है, नाटक को अलग यूनिट में रखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद प्रसाद पांडे, बिचेन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद, इलाचंद यशपाल, जैनेन्द्र यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोप्ती, मनोहर श्याम जोशी, रेणु भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवंदा, बल्लभ डोभाल, सुभाष पंत और निर्मल वर्मा। देखो एक तो आपको ये बल्लभ डोभाल पर ध्यान देना है, एक सुभाष पंत पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। बाकी इसमें महिलाओं का नाम दे रखा है, एक ऊषा का, एक मन्नू का, ठीक है। इन दोनों को भी आपको देखना है। आगे नाटक साहित्य की बात करें तो भारतेंद्र से तो नाटक साहित्य का प्रारंभ माना ही जाता है। राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क भुवनेश्वर, सेठ गोविंद, जगदीश,
उदय शंकर भट्ट, और इनसे तो पूछा ही जाता है, गोविंद बल्लभ पंत से, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है। अब कथेतर गद्य की बात करें तो इसमें जो है निबंध आ गया। निबंध से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसमें पर्टिकुलर जो है जो निबंधकार हैं उनको नाम दिया गया था। इस प्रकार से आपने लेक्चरर सिलेबस में देखा होगा, और कुछ पॉइंट इसमें लेक्चरर सिलेबस के भी डाले गए हैं। गुलेरी भट्ट जी हो गए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय, ये जो है निबंध में आपके आ गए। ठीक है। आगे रेखाचित्र संस्मरण की बात करें, पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र और विष्णु प्रभाकर। इसमें अब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जनपदी भाषा साहित्य। तो जनपदी भाषा साहित्य को हमें देखना होगा, और पहला यूनिट जो है उत्तराखंड की भाषाएं। ठीक है। तो उत्तराखंड की भाषा में आपको क्या देखना है, जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों को आपको देखना है। ठीक है। गढ़वाली को भी देखना है, कुमाऊनी भाषा को भी आपने उसमें देखना है। ठीक है। देखो यह एलटी लेक्चरर के 10वीं यूनिट में लगा हुआ है। ठीक है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लेक्चरर के 10 जो अंतिम यूनिट है उसमें गढ़वाली साहित्य या उत्तराखंड से संबंधित दिया गया है, तो उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। उस यूनिट 10वीं में क्या उल्लेख किया गया था कि उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय, लेक्चरर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो साहित्य में यही आ जाएगा। उत्तराखंड की भाषाओं की बात करें, जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली, कहीं आपने यहाँ पर मैं ध्यान, आप जैसे लेक्चरर में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। ठीक है। भाषा की बात करूँ तो सलानी भाषा के से एक क्वेश्चन बना था लेक्चरर में कि किस बोली से है। तो जैसे कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बांटा गया था, और यह त्रिलोचन जो भाषा साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे, त्रिलोचन पांडे ने, और उन 4 वर्गों में 12 बोलियों को आधार बनाकर दिया गया था। उसको आप थोड़ा देखना है, क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया भाषा का। ठीक है। दूसरा, गढ़वाली साहित्य की बात करें तो जॉर्ज ग्रेयर्सन काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इतना बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इन्होंने भाषा उत्तराखंड गढ़वाली भाषा को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है। किसने? जॉर्ज ग्रेयर्सन। तो इसको फोकस करके, इस फोकस बिंदु को आपको चलना होगा। ठीक है। जैसे कि ये लेक्चर में पूछा गया था, पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन बना ही था कि कौन सी बोली कुछ क्षेत्र की है, जैसे गढ़वाल कुमाऊं में पिछले बार एक क्वेश्चन बना हुआ। तो इन तथ्यों पर आपको ध्यान देना। मैं कुल मिलाकर आपने कहीं ना कहीं देखा तो है, चाहे लेक्चरर में देखा है, यूजीसी नेट में देखा, केवीएस में देखा, ईएमआरएस में देखना है, लेकिन ध्यान आपको सब यहाँ पर मिश्रित करना है कि कहाँ से हमें किस पॉइंट को नोट करना है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में हमें इन साहित्यकारों के नाम आप दिए गए हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवानंद शियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गोरदा, शेरदा, अनपढ़, ये पिले आपके उसमें गढ़वाली साहित्य में तो हैं ही चारों। उत्तराखंड साहित्य में चारों चंद पांडे, देवकी मेहरा, चंद्रलाल वर्मा। तो जो नया है उसको देखने की पहले कोशिश कीजिएगा। जनपदी साहित्य यहाँ पर नया है, और वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर भी आपके पास एक यूनिट नई थी भाषा बोली का, और दूसरा महत्वपूर्ण जनपदी प्रयोजनमूलक, पूरा का पूरा यूनिट जो एक चेंजिंग है व्याकरण में, प्रयोजनमूलक हिंदी, और साहित्य के अंतर्गत जनपदी साहित्य। ठीक है। बाकी वहाँ पर बोली भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको उसको भी पढ़ना है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की मित्रों, तो इस तरीके से आपको कोड करके पढ़ना है। बाकी सिलेबस की बात करें तो मोटा मोटा आपको मालूम है कि किस प्रकार से पेडागोजी का भी सिलेबस है। तो उन महत्वपूर्ण पॉइंट पे भी आपने ध्यान रखना है। 5 यूनिट आपकी पेडागोजी में लगी हुई है। पहला यूनिट की बात करें तो मैं सिलसिलेवार इन पॉइंटों को पकड़ने की कोशिश करना। जो आपका पहला यूनिट है शिक्षा दर्शन से संबंधित, ये यूजीसी नेट। ठीक है। देखो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मैंने सिलेबस को देखा तो मैं भी चौंक गया हूँ। आपने यूनिट नंबर यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 4 को टटोल लेना। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी की यूनिट में विचार था, एक लगा हुआ है वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है। वैचारिक
यूजीसी नेट में यूनिट 4 में लगा हुआ है वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, रूसो, प्लेटो, अरविंद, गांधी दर्शन, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, हिंदी सिलेबस के अंतर्गत ये चीज़ें आपको कुछ कुछ वहाँ पर मिलेगी। मात्र पेडागोजी का जो यूनिट 2 है, सिर्फ पेडागोजी इसी में है। ठीक है, तीसरे में आपको मिलेगा आईसीटी। ठीक है, यानी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीसी। ठीक है, तो यह कहां पर मिलेगा, ये भी आपको यूजीसी नेट फास्ट पेपर में मिलेगा, ये सब्जेक्ट में मिलेगा आपको हिंदी में। ठीक है, तो मित्रों मैं बात कर रहा था कि अभी मैंने बात की जो पेडागोजी में, तो पेडागोजी को आपको जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, देखो वहाँ पर भी आपको संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कह दिया है कि आप यूनिट नंबर 4 यूजीसी नेट का, यूनिट नंबर 4 यूजीसी नेट का वैचारिक पृष्ठभूमि का टोटल लेना, वहाँ पर आपको जो है कुछ मिलेंगे, जैसे रूसो, प्लेटो, ये फर्स्ट पेपर में भी दिया गया है, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ा वहाँ पर भी दिया गया है। सेकंड आपका संपूर्ण का संपूर्ण पेडागोजी है, इसमें आपको वही पढ़ना है जो आपके पास है। तीसरे की बात करूँ तो आईसीटी। ठीक है, इस पर आपको जोर देना है, यानी सूचना एवं प्रचार प्रौद्योगिकी या प्रसार प्रौद्योगिकी को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये भी यूजीसी नेट में बहुत बेहतर रूप से लगाया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी रीड की बुक में भी थोड़ा इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। रीड की बुक 2022 आपको जेडी सिंह की बुक होगी, जेडी सिंह की बुक होगी, उसके पीछे भी यहाँ लगा हुआ है आईसीटी, उसके बारे में भी दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान आरपीसीएस, राजस्थान आरपीएससी के जो है क्वेश्चन उसमें लगे हुए हैं, तो आपको एक माध्यम मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 की बात करें पेडागोजी के संबंध में, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, इसमें दिया गया है सामाजिक भागीदारी, कुछ पर्यावरण से संबंधित दिया गया है। दूसरा इसमें एक बात यह है कि आपको NEP यानी 2020 देखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 को आप इसमें भी देखना है। और पाँचवीं यूनिट की बात करें, जो अंतिम और पाँचवीं यूनिट है, यह भी आपने इसमें दो चीज़ों को आपने देखना है, एक तो उत्तराखंड के संदर्भ में देखना है, एक स्कूल प्रबंधक के बारे में देखना है। इसमें भी क्या लगा हुआ, एक तो यूजीसी लगा हुआ है जो विशेष रूप से आपको फोकस करना है, एक RCB लगा हुआ है, RCI लगा हुआ है, यह भारतीय पुनर्वास से संबंधित है, एक आपका NCERT लगा हुआ है, NCERT लगा हुआ, एक SCERT लगा हुआ है इसी के अंतर्गत। दूसरा आपने पढ़ना है CABE, यानी आपको पढ़ना केंद्र सलाहकार बोर्ड, जिसकी स्थापना 20 में हुई थी और 33 में यहाँ भंग किया गया था और 35 में यहाँ फिर लागू हुआ था। तो जो नई चीज़ें उसको आधार बनाकर आप चलने की कोशिश करना। फिर इसमें लगा हुआ है जैसे KBS लगा हुआ है, ठीक है, NCERT लगा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी ये जो पांचवा यूनिट आपके पास है, अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन, यानी यूनिट नंबर 6 को आप टटोलेंगे, यूनिट नंबर 6 को आप टटोलेंगे, तो यूनिट नंबर 6 में यहाँ आपको मिलेगा, यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 6 में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। जैसे शिक्षा नीति है 1968 की है, ठीक है, 1986 की है, 92 की है। फिर ये मैंने बात कर चुका हूँ यूजीसी नेट, यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, NCTA हो गया, ठीक है, फिर NCERT हो गया, SCERT हो गया, CBE हो गया, RCI हो गया, KBS हो गया, नवोदय हो गया, ठीक है। एक इस NCERT भी इसी में दिया गया है, NCERT भी देखा है, और राइट ऑफ एजुकेशन भी दिया गया है, 2000 शिक्षा का अधिकार 2009 भी 5वां यूनिट में दिया गया है। तो ये बात देखो, मैंने तथ्यों के साथ बात कर दी है कौन से यूनिट में कहाँ से। अब देखो इसके बारे में आपके पर्टिकुलर कोई बुक मिलती है तो आप ले सकते हैं, आपको पेडागोजी के लिए तो लेनी पड़ेगी, उसके लिए बुक लेनी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे पास जीके लगा हुआ वो सीमित लगा हुआ है, और जो जिसमें सबसे भाई बना हुआ था रीजनिंग, तो रीजनिंग भी समय, रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत आएगी, यहाँ संस्कृत हटाया गया है तो रीजनिंग में तो थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है
मित्रों कि जो सामान्य है जीके है वो जीके अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो एक सीमित दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। होने के लिए तो कोई भी सामान्य चीज़ नहीं है, अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा। और रीजनिंग का बाकी मैं इन 5 यूनिट को फिर तथ्यवार में आपके सामने लूँगा, जैसे इसका हिंदी में सिलेबस में आ जाएगा। बाकी मैं फोकस डाल रहा था कि आप ये 2 से 3 यूनिट जो है, पहला यूनिट शिक्षा का दर्शन, दूसरा आईसीटी सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी, और तीसरा यूनिट जो है उत्तराखंड या स्कूली प्रशासन, कुछ जो आयोग दिए हैं वो सारे के सारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको 3 जो है यूनिट वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। बाकी चौथा यूनिट उन्हीं उत्तराखंड से कुछ इसमें जोड़ा गया है, जो आयोग जोड़े गए हैं ये भी आपको यहाँ मिल सकता है। और मात्र एक दूसरा यूनिट जो है वो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, वो आप वैसे भी कर लोगे। तो इन पॉइंटों पर आपको फोकस करना है। बाकी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तथ्यों पर मैं बात कर रहा था, इन तथ्यों को आप टटोलने की कोशिश करना। बाकी ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतन कीजिएगा, सपने दिन में देखने की कोशिश, रात को देखने से कुछ नहीं होगा। उन सपनों को साकार करने के लिए आपको मित्रों धरातल पर कार्य करना पड़ेगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि सपने वो नहीं होते जो जो हम देखते हैं, सपने वो होते हैं कि जो सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। और एक ऐसे भारत के ऐसे महान व्यक्ति ने इस पंक्तियों को कहा था, आप जानते होंगे। अगर हमारे देश में किसी का नाम आता तो APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आता है। ऐसे हुआ कि उन्होंने कहे तो आप सपने रात में मत सपने देखने की कोशिश ही मत करना। और सपने इसलिए देखना कि आप उस सिलेबस में अध्ययन कीजिएगा, गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपको सोने ही ना दे। लेकिन इस सोने से यह नहीं कि आप पढ़ते रहो, सोने का समय ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहने का तात्पर्य यह है कि आप सपने देखो, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए आप अपने माँ बाप के अपने अरमानों को पर और पंख लगाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिएगा। दूसरी, मैं आप पंक्तियों के साथ ही इस बात को कहने की कोशिश करूँगा कि लीक पर वही चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं। अरे हमें तो हमारी यात्रा से बने मित्रों ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सक्सेना जी की यह पंक्तियाँ हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो लीक पर तो रास्ता बना, लीक पर वो चलते हैं जो कुछ करने की नहीं सोचते हैं। लीक पर तो सभी चलेंगे जो रास्ता बना हुआ है, लेकिन आपको उस प्रकार से बनाना है, कांटों के बीच में भी रास्ता बनाने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। और आप अपने लिए खुद रास्ता बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप उस मुकाम को हासिल करेंगे। 100% से कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी अगर आप नए रास्ते की तलाश में करते हैं, स्वयं आप कार्य करते हैं। इस रास्ते का मतलब यही है कि अगर आप जहाँ पर भी अध्ययन करो, आप स्वयं अपना अध्ययन कीजिएगा, अब तभी आपका चिंतन बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं इन पंक्तियों को कहकर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं रोज़ अब वीडियो भी नहीं ला सकता हूँ, समय समय पर मैं ज़रूर लाऊंगा जितना भी मुझे उचित समय मिले। एक बहुत बड़ी पंक्ति है राज की शक्ति पूजा की कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन, ठीक है। तो यह इतनी अच्छी पंक्ति है कि राम की शक्ति पूजा की यह पंक्तियाँ हैं। इस शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप दुर्गा की पूजा करो, इस शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप किसी शक्ति का पूजा करो। इस शक्ति का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि जो आपके माँ बाप के अरमान हैं या आपके अरमान हैं, आपके अंदर की शक्तियों को जगाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको आधार मिल सके बेहतर से बेहतर पढ़ने का। कम समय में आप बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस व्यक्ति का आधार यही है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। तब तक इस रास्ते को छोड़ना ही नहीं जब तक आपको सिद्धि प्राप्त ना हो सके। कल्पना की आधार को हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो वही स्थिति है जो तुलसीदास की है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ कागज कोरे। मेरे पास भी वो परिणाम नहीं है, मैं आप ही जैसे विद्यार्थी हूँ मित्रों, ठीक है। तो मैं तो जो मुझे मिलता है, जो मुझे आपसे कुछ प्रेरणा मिलती है, आपके सम्मुख में रख देता हूँ उन बातों को। बाकी हमें भी क्या है, जो जिस प्रकार से आप अभ्यर्थी हैं उसी प्रकार से हम भी हैं। लेकिन आपसे हमें पुनर्बलन मिलता है कि हमें मजबूर हो जाते हैं आपके लिए कुछ करने के लिए। तो इन्हीं बातों से बहुत सी बातें हो चुकी है। इन 3-4 पॉइंटों से मैं यहीं पर आपकी बातें समाप्त करता हूँ। निश्चित तौर पर
2-4 दिन के इस समय के बाद आप भी अपना सिलेबस देखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं एक बात निश्चित तौर पर कहूँगा, आप 1000 किताबें पढ़ लो, आप 1000 यूट्यूब चैनल देख लो, मैं स्वयं अपने चैनल की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप 1000 लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लो, 1000 कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन जब तक आप आज का सिलेबस इस प्रकार से बन चुका है कि जहाँ पर आपको चिंतन करने की ज़रूरत है और कम समय में आप बेहतर से कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप स्वयं 2-4 घंटा अपने पढ़ाई में अध्ययनरत कीजिएगा। अब क्या होता है कि आज हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, आज हम वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो एक आधार नहीं बन पाता है, एक निश्चित क्रम नहीं बन पाता है। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे अध्ययन में भड़काव आ जाता है और वही हमारे लिए एक आगे का रास्ता जो प्रस्त होने वाला था, अप्रस्त होने की कगार पर चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से भी सब ग्रुप खेलने से क्या होगा, कोई अच्छी बातें होती है, अच्छी बातों के लिए ग्रुप होता है, लेकिन वहाँ पर किसी ने किसी बात पर बहस छिड़ गई तो आपका भी मन खराब हो गया, दूसरे का भी मन खराब हो गया। इसलिए आप सीमित रखिएगा, क्योंकि आज की स्थिति यह है कि यारी दोस्ती भी अपने सीमित रखने की कोशिश कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलूँगा, क्योंकि आप जिस दोस्त को बेहतर समझते हैं हो सकता है कि वो आपकी समझ रखता ही ना हो, जिसे आप बुरा मानते हैं हो सकता है कि वो आपको बेहतर समझते हो, तो आप तुलना नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। लेकिन यही है कि जो आपके सामने बेहतर है उसको कीजिएगा आप, मैं यही मानूंगा। बाकी इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। तो सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। निश्चित तौर पर बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं भी इस रण क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता हूं। धन्यवाद।